हेलो फ्रेंड्स, होम साइंस विद वंदना में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जो हमारा नौ लेसन चल रहा है प्रसूति एवं बाल स्वास्थ्य सेवाएं, इसमें का एक क्लास हो गया है। आज हम इसके आगे की बात करेंगे, जहाँ तक हम कर चुके थे उसके आगे। आज हमारा है मातृ बाल कल्याण सेवाओं की सरकारी व्यवस्था। मातृ बाल कल्याण सेवाओं की सरकारी व्यवस्था। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे हमें उत्साह मिले और हम और अच्छा आपके लिए। ये तो हम कंटेंट दे ही रहे हैं, और इतना इसको हम कंप्लीट करने के बाद ये बुक जो इतना बचा हुआ है, इस बुक में जो अभी इसके अलावा 9 लेसन के अलावा जो इसमें 6-7 लेसन और बच रहा है, हम सब कंप्लीट करवा देंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जहाँ से क्वेश्चन पूछा गया उसको हम बताते भी चल रहे हैं कि यहाँ यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है। तो आप इसको ज़रूर एक बार रीड कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं, ये जो है हम 20 से 25 मिनट की वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं। बहुत कम समय में आप इसको देख सकते हैं और यहाँ से आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आप लाइक ज़रूर किया करिए, जिससे हमें भी उत्साह मिले और हम भी आपके लिए और अच्छा करने का प्रयास करें। तो यहाँ पे ये आज हम इसकी बात करेंगे। परिवार कल्याण सेवाएं तक हमारा हमारा जो छठा पॉइंट था, ये परिवार कल्याण सेवाओं तक हम इसके पहले तक देख चुके हैं। परिवार कल्याण सेवाओं से तात्पर्य ये है कि मातृ बाल कल्याण सेवाओं की सरकारी व्यवस्था। परिवार कल्याण सेवाएं के अंतर्गत ये आ रहा है मातृ और बाल कल्याण, मतलब माता और बालक के कल्याण के लिए सेवाओं की सरकारी व्यवस्था। तो ये किस में आ रहा है, किसके अंतर्गत? परिवार कल्याण सेवाओं के अंतर्गत आ रहा है। तो खैर, ये अलग से यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, तो ये यहाँ से टॉपिक करके पूछेगा। बाकी अगर ये पूछा गया कि परिवार कल्याण के लिए कौन कौन सी सेवाएं हैं, तो ये इसके अंतर्गत आ रहा है मातृ बाल कल्याण सेवाएं, और जिसके अंतर्गत बहुत सारी योजनाएं आ रही हैं। ये देखिए, केंद्र योजनाएं, प्रादेशिक योजनाएं, स्थानीय योजनाएं, अंतर्राष्ट्रीय योजनाएं। तो यहाँ सबसे क्वेश्चन बनता है। थोड़ा सा हम रीड कर लेते हैं ऊपर से ही। पिछले 25 वर्षों से, इसके पहले का वीडियो आप जाके देख लीजिएगा, कंप्लीट है। इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये लेसन हमारा इस लेसन का दूसरा क्लास है। ये इसके आगे का देख लीजिएगा, इसके पहले की वीडियो, उसके बाद फिर इसको देखिएगा। तो शुरू करते हैं। पिछले 25 वर्षों से भारत में लगातार मातृ बाल कल्याण संरक्षण पर ध्यान दिया जा रहा है। सरकार ने स्वास्थ्य सेवा संचालक की सहायता से भारत में परामर्शदाता की नियुक्ति इसी उद्देश्य से की गई है कि इसके परामर्श से देश में मातृ बाल मृत्यु दर को कम किया जाए। इसके लिए प्रत्येक राज्य सरकारों के द्वारा महिला मेडिकल ऑफिसर को नियुक्त किया गया। इन वर्षों में हजारों की संख्या में परिवार नियोजन केंद्र शहर तथा गांव में खोले गए। ये देखिए, परिवार नियोजन केंद्र कहाँ होते हैं? जो परिवार नियोजन केंद्र होता है वो शहर और गांव दोनों में होता है। कहीं कहीं ये भी पूछा जाता है कि वो प्रसार कार्य में पूछा जाता है कि प्रसार कार्य किसके लिए आवश्यक है? ग्रामीणों के लिए आवश्यक है। पर यहाँ पे अगर ये पूछा गया कि परिवार नियोजन केंद्र, तो दोनों जगह रहेगा, कंफ्यूज नहीं होना है। शहर और गांव दोनों में खोले गए, जो अपना कार्य सक्रिय होकर कर रहे हैं। मातृत्व एवं बाल कल्याणकारी योजनाओं का हम निम्नलिखित प्रकार से विभाजन कर सकते हैं। जो मातृत्व एवं बाल कल्याणकारी योजनाओं का हम निम्नलिखित प्रकार से विभाजन कर सकते हैं। मतलब जो मातृ एवं बाल कल्याण योजनाएं हैं, ये नंबर 1 केंद्रीय योजनाएं, नंबर 2 प्रादेशिक योजनाएं, नंबर 3 स्थानीय योजनाएं, नंबर 4 अंतर्राष्ट्रीय योजनाएं। अब हम देखें केंद्रीय योजनाएं क्या हैं, प्रादेशिक योजनाएं क्या हैं, स्थानीय योजनाएं क्या हैं और अंतर्राष्ट्रीय योजनाएं क्या हैं। एक एक योजनाओं के बारे में हम देखते चलेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। फ्रेंड्स, आप 15-20 मिनट का समय अगर आप अपना दे देंगे, 20 से 25 मिनट हो सकता है, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि मतलब छोटे से छोटे क्लास में कंप्लीट करा लूँ। कितनी छोटी छोटी क्लास के अंतर्गत हम सारे जो है बहुत सारी चीज़ों को कवर करा दें। तो यहाँ पे हम देखें, केंद्रीय योजनाओं की बात पहले कर लेंगे। ये क्या है? केंद्रीय योजनाएं भारत सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय प्रतिवर्ष स्वास्थ्य रक्षा के साथ साथ मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य हेतु प्रयास करता रहा है। इसके
अतिरिक्त पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत 1953 में जनता के लाभार्थ भारत सरकार की ओर से केंद्रीय समाज कल्याण विभाग की स्थापना की गई है। इसके संरक्षण में नगरों तथा ग्रामों में माताओं तथा शिशुओं, दोनों जगह की बात है, नगरों तथा ग्रामों के माताओं तथा शिशुओं की देखरेख की योजनाएं को कार्यरूप देने का प्रयत्न हो रहा है। इस विभाग के द्वारा 1955 में महिला कल्याण हेतु 13,43,737 रुपये तथा बाल कल्याण के लिए 1955 में ही 12,57,557 रुपये अनुदान के रूप में प्रदान किए गए हैं। मतलब ये महिला कल्याण हेतु, महिलाओं के कल्याण हेतु जो राशि दी गई है, धनराशि दी गई है, उनका यहाँ विवरण दिया गया है। प्रत्येक 25 ग्रामों के बीच एक परियोजना केंद्र खोलने की भी व्यवस्था की जा रही है। यहाँ पे ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। कितने ग्रामों के बीच एक परियोजना केंद्र खोला जा रहा है? 25। या जो एक परियोजना केंद्र कितने गांव के लिए खोला जा सकता है? तो ऑप्शन में होगा 25 ग्राम। ठीक, की व्यवस्था की जा रही है। इस व्यवस्था में प्रत्येक केंद्र में एक ग्राम सेविका तथा एक प्रशिक्षित दाई की नियुक्ति की जाएगी। यहाँ पे इस व्यवस्था में प्रत्येक केंद्र में एक ग्राम सेविका तथा एक प्रशिक्षित दाई। यहाँ पे अभी जो है ग्राम सेविका की वैकेंसी आई थी और ग्राम सेविका की वैकेंसी हो गई है, नियुक्त हो गई हैं ग्राम सेविका और वो अपना कार्य कर रही हैं, कार्यरत हो गई हैं। यहाँ पे ग्राम सेविका देखिए, ये आपके ही होम साइंस का है और होम साइंस वाले भी इसमें ग्राम सेविका में हो भी रहे हैं, हुए भी हैं, और ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। प्रत्येक केंद्र में एक ग्राम सेविका तथा एक प्रशिक्षित दाई की नियुक्ति की जाएगी। इस कार्य की जाएगी यहाँ पे लिखा, पर की जा चुकी हैं, अब कार्यरत हो गई हैं। इस समय वर्तमान में कार्यरत होकर वो अपना कार्य जो है कार्य का क्रियान्वयन कर रही हैं। इस कार्य के समापन हेतु 8,000 ग्राम सेविकाएं, 1,600 नर्स एवं 6,000 दाइयों को शिक्षित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के समापन हेतु 8,000 ग्राम सेविकाएं, 1,600 नर्स एवं 6,000 दाइयों को शिक्षित किया जा रहा है। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, देखते रहिए, क्योंकि ये प्रक्रिया चल ही रही है, अभी कंप्लीट पूरी तरह से नहीं हुई है, चल रही है अभी। पंचवर्षीय योजनाओं में सामूहिक विकास की योजनाएं भी बनाई जा रही हैं। जिन क्षेत्रों में सामूहिक विकास का कार्य चल रहा है वहां प्रसूति गृह तथा शिशु कल्याण के केंद्र खोले जा रहे हैं। केंद्रों द्वारा कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की जाती है जो घर घर जाकर शिशु पालन की शिक्षा महिलाओं को प्रदान करते हैं। इसके अलावा इन केंद्रों पर गर्भवती स्त्रियों को सूखा दूध तथा विटामिन की गोलियां भी प्रदान की जाती हैं। इन केंद्रों की सहायता से यह आशा की जाती है कि भारतवर्ष में शीघ्र ही मातृ शिशु मृत्यु दर पर अंकुश कर इसमें कमी लाई जा सकती है, क्योंकि ये जो केंद्रीय योजनाएं हैं ये मातृ शिशु दर में, क्योंकि मातृ और शिशु कल्याण के लिए किया ही जा रहा है। उसके बाद अब हम बात करेंगे, ये हमारा हो गया, इसमें क्या हो रहा है कि अंकुश करने में कमी लाई जा रही है, क्योंकि इस पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। अब हम बात करेंगे प्रादेशिक योजनाओं पे। अभी तक तो जो हमारा था केंद्रीय योजनाएं था, प्रादेशिक योजनाओं में बात करेंगे। प्रादेशिक योजनाएं, स्टेट प्लानिंग, इस प्रकार की योजनाओं में प्रादेशिक सरकारें अपने स्वास्थ्य मंत्रालयों तथा विभागों द्वारा नगरों तथा ग्रामों में बाल कल्याण की सेवाओं का आयोजन करती है। यहाँ पे अपने स्वास्थ्य मंत्रालयों तथा विभागों द्वारा नगरों तथा ग्रामों में, ये भी नगरों दोनों में कार्य कर रहा है, बाल कल्याण की सेवाओं का आयोजन करती है। संक्षेप में प्रादेशिक सरकारों के कार्यों को निम्नलिखित प्रकार से विभाजित करके समझाया जा सकता है। यहाँ पे प्रादेशिक कार्यों को निम्नलिखित प्रकार से विभाजित किया, बांटा गया कई तरह से।
देखते हैं कितने तरह से बंटवारा किया गया है। ये नगरों में कार्यों की रूपरेखा। तो जो नगरों में कार्यों की रूपरेखा है वो पहला, प्रसूति गृह एवं बाल कल्याण हेतु केंद्रों की स्थापना करना। नंबर 2, शिशु अस्पतालों की स्थापना करना तथा बाल रोगियों की सुरक्षा के लिए शैय्याओं की व्यवस्था करना। मातृ बाल कल्याण केंद्रों की प्रशिक्षित दाइयों को घर पर प्रसव कराने की छूट देना। नंबर 4, परिवार नियोजन संबंधी शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करना। नंबर 5, महिला चिकित्सालयों की व्यवस्था करना। सामान्य अस्पतालों में प्रसूति कक्षाओं की व्यवस्था करना। सामान्य अस्पतालों में प्रसूति कक्षों की व्यवस्था करना। उत्तर प्रदेश में मातृ तथा शिशु कल्याण केंद्रों की संख्या 500 के लगभग हो गई है। ये देखिए यहाँ पे पूछा गया 500 के लगभग हो गई है। अब यहाँ पे बात करेंगे स्थानीय सेवाएं। ये जो प्रादेशिक सेवाएं हैं, प्रादेशिक सेवाएं यही दे रहा है। प्रादेशिक जो है सेवाएं नगरों में कार्यों की रूपरेखा बना रहा है। नगरों के लिए कार्यों की रूपरेखा बना रहा है। कौन सा? प्रसूति गृह एवं बाल कल्याण हेतु केंद्र की स्थापना। जो गर्भवती महिलाओं के लिए जो डिलीवरी के लिए जो केंद्र बनाए गए हैं, प्रसूति गृह एवं बाल कल्याण हेतु केंद्र की स्थापना जो की गई है वो किसके लिए, किसके प्रादेशिक स्तर पर की गई है? किस स्तर पे? प्रादेशिक स्तर पे। शिशु अस्पतालों की स्थापना, जो हमारे यहाँ ये क्या कहते हैं, सरकारी अस्पताल खुले हुए हैं और हमारे यहाँ केंद्र खुले हुए हैं, स्वास्थ्य केंद्र, वो सब किसकी देन है? स्टेट की देन है, हमारे स्टेट की देन है। उसके बाद हम बात करें स्थानीय योजनाएं की। स्थानीय योजनाओं में अगर हम बात करें तो लोकल प्लानिंग की बात हो रही है यहाँ पे। बड़े बड़े शहरों में नगरपालिका तथा जिला परिषदों की सहायता से प्रसूति केंद्र खोले जा रहे हैं, जहां गरीब महिलाओं को निःशुल्क सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इन केंद्रों में निःशुल्क दूध की व्यवस्था भी रहती है। इसके विपरीत धनी वर्ग वालों द्वारा प्रसव गृह तथा महिला एवं बाल चिकित्सा भी स्थापित किए गए हैं, जिसमें मुफ्त दवाइयाँ एवं डॉक्टरी सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा कुछ डॉक्टर अपने निजी प्रसव केंद्र खोलते हैं, जिनमें केवल धनी लोग ही जा सकते हैं। यहाँ पर दवाइयाँ तथा डॉक्टर सहायता हेतु धन देना पड़ता है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक गांव में प्रशिक्षित ग्राम सेविका का प्रबंधन किया जा रहा है। यहाँ जो ये प्राइवेट डॉक्टर हैं, कहने का मतलब जो निजी डॉक्टर हैं, निजी प्रसव केंद्र खोल रहे हैं ये लोग, कि और कुछ डॉक्टर अपने निजी प्रसव केंद्र खोलते हैं, जिसमें केवल धनी लोग ही जा सकते हैं। कि जिनके पास पैसा होगा वही प्राइवेट अस्पताल में जाके अपना दवा इलाज मतलब प्रसव करवा सकता है ऐसी स्थिति में। और यहाँ पर दवाइयाँ तथा डॉक्टरी सहायता हेतु धन देना पड़ता है। जो दवाइयाँ लेंगी, जो डॉक्टर की सहायता लेना होगा आपको, वहाँ पे आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त प्रत्येक गांव में प्रशिक्षित ग्राम सेविका का प्रबंधन किया जा रहा है। ये तो हो सर, लोग प्राइवेट में जाते ही हैं, धन तो देते ही हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक गाँव में जो स्थानीय योजनाएँ हैं, ये तो डॉक्टर निजी अपना काम कर ही रहे हैं जो हैं, पर यहीं पे स्थानीय योजनाओं के लिए ही ग्राम सेविका की नियुक्ति की जा रही है। ग्राम सेविकाओं का प्रबंधन किया जा रहा है, जो समय समय पर ग्रामीण महिलाओं को शिशु के पालन के विषय में शिक्षा प्रदान करती हैं। अब यहाँ पे बात करें स्थानीय योजनाओं में यही है कि मतलब ग्राम सेविका की मुख्य भूमिका है। बाकी यहाँ पे कहने का मतलब इसमें पूरा निष्कर्ष यही है कि जो धनी वर्ग के लोग हैं वो तो अपना कर लेते हैं इलाज डॉक्टर के पास जाके, पर जो गरीब वर्ग लोग हैं उनको समस्या आती है, वो उन्हीं के लिए ये व्यवस्थाएं की जाती हैं। और उन्हीं के लिए यहाँ पे ग्राम सेविका भी रखी जा रही हैं, जो सारे महिलाओं को और शिशुओं के पालन पोषण के विषय में शिक्षा प्रदान करेंगे। बस इतनी बात आप जानते रहिए स्थानीय योजनाओं में। अब हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय योजनाओं में। अंतर्राष्ट्रीय योजनाएं, इंटरनेशनल प्लानिंग की बात करेंगे यहाँ पे। इंटरनेशनल प्लानिंग में बाल कल्याण को अनेक अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी भारत सरकार के प्रयत्नों में सहयोग दे रही है। अगर आपसे यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय योजनाएं किसके द्वारा चलाई जाती है? भारत सरकार द्वारा। या ऐसे पूछा जाता है भारत सरकार के द्वारा
चलाई गई योजनाएं कौन सी हैं? अंतर्राष्ट्रीय योजनाएं हैं। और या उधर भी पूछा गया था भी केंद्रीय योजनाओं के बारे में आया था। केंद्रीय, यहाँ पे ये जो केंद्रीय योजनाएं किसके द्वारा चलाई जाती हैं? तो ये भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा। ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ, यहीं से अभी हम शुरू किए थे, यहीं से। तो केंद्रीय योजनाएं किसके द्वारा संचालित की जाती हैं? भारत सरकार द्वारा। या भारत सरकार द्वारा कौन सी योजनाएं चलाई जाती हैं? केंद्रीय योजनाएं। केंद्र सरकार द्वारा कौन सी योजनाएं चलाई जाती हैं? भारत सरकार एवं स्वास्थ्य मंत्रालय। ये जो है क्वेश्चन बना हुआ है, पूछा गया है, तो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा, इसीलिए मैं इसको रीड करवा रही हूँ और आप इसको ऐसे ही रीड कर लीजिएगा। अब हम अंतर्राष्ट्रीय की बात शुरू किए थे, यहाँ पे अभी थोड़ा सा किए थे। बाल कल्याण को अनेक अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी भारत सरकार के प्रयत्नों में सहयोग दे रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाल सहयोग कोष की ओर से कई शहरों तथा गाँव में स्वास्थ्य केंद्र खोले जा रहे हैं, जहां पर पोषक तत्व तथा दूध मुफ्त में बांटा जाता है। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ तथा अखिल भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय योजनाएं जो हैं, आपसे पूछा जहाँ बनता क्वेश्चन कि राष्ट्रीय योजनाएं और अंतर्राष्ट्रीय योजनाएं, तो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय योजनाएं कौन कौन सी हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ तथा अखिल भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी भी भारत सरकार की मदद से कार्य करती है। कहने का मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय योजनाओं के अंतर्गत भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी भारत सरकार की मदद से कार्य करती है। बाल सुरक्षा के स्वयंसेवी संगठन, उसके बाद भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी तो है ही है, तो इनका काम क्या है थोड़ा सा हम देखते हैं। बाल सुरक्षा, यहाँ पे यहीं इस बात कर लेते हैं। बाल सुरक्षा के स्वयंसेवी संगठन प्राय शहरों में एवं गाँव में भी बाल कल्याण की स्थानीय सेवाओं में कुछ स्वयंसेवी संगठन भी अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। तो ये स्वयंसेवी संगठन है, स्वयंसेवी संगठन। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी, दी यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, यूएनओ, जिसे क्या कहते हैं? यूएनओ के बारे में भी क्वेश्चन बना हुआ है। रेड क्रॉस सोसाइटी से भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो कहने का मतलब जो इसमें योगदान दे रहे हैं मातृ एवं शिशु कल्याण की सेवा में, वो अंतर्राष्ट्रीय सेवाओं के अंतर्गत ये सारे हैं। बाल सुरक्षा एवं के स्वयंसेवी संगठन, उसके बाद भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी, द यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, ये सब हैं। अब यहाँ देख लेते हैं कि किसका क्या काम है। बाल सुरक्षा के स्वयंसेवी संगठन प्रायः शहरों एवं गाँवों में बाल कल्याण की स्थानीय सेवाओं में कुछ स्वयंसेवी संगठन भी अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। जो बाल सुरक्षा स्वयंसेवी संगठन है वो भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी है। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी क्या करता है? इस सोसाइटी का हेड क्वार्टर, जिसके कहते हैं हेड क्वार्टर लिखा है, हेड क्वार्टर नई दिल्ली में है। यहाँ पे पूछा जाता है कि रेड क्रॉस सोसाइटी के हेड क्वार्टर कहाँ है? हेड लिखा है यहाँ पे, हेड क्वार्टर भी बोलते हैं। हेड क्वार्टर लिखा है, नई दिल्ली में है। कहाँ है? नई दिल्ली। मातृ बाल कल्याण के स्वास्थ्य प्रयास में सबसे पहले योगदान इसी संगठन का है। माताओं बाल बच्चों के कल्याण के लिए जो सबसे पहला योगदान दिया था और रेड क्रॉस सोसाइटी ही दिया था। ये इतनी बातें आपको याद रखना है। पहला जो योगदान देने वाला संगठन है वो रेड क्रॉस सोसाइटी है, इतना याद रखिएगा आप, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, बार बार क्वेश्चन बनता है और कोई भी तरीके से पूछा जा सकता है। सबसे पहले योगदान इसी संगठन का था। इसके द्वारा अनाथ आश्रमों तथा महिलाओं एवं बच्चों को मुफ्त सहायता प्रदान की जाती है तथा मुफ्त दूध एवं दवाइयाँ भी बांटी जाती थी भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा। अब यहाँ पे बात करते हैं यूएनओ, द यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। 1946 में इस संगठन की स्थापना की गई। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? युद्ध से पीड़ित माताओं तथा बालकों को आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना। किसका? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। इसका
UNCF UNCF यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, इसको शॉर्ट में कहते हैं यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, UNCF। तो 1946 में इस संगठन की स्थापना की गई। इसका प्रमुख उद्देश्य युद्ध से पीड़ित माताओं तथा बालकों को आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना तथा माता एवं शिशुओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा करना है। बालकों में संक्रामक रोगों की रोकथाम में और उनके पोषण के संबंध में यह संगठन यूएनओ के और 2 संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तथा खाद्य एवं कृषि संगठन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की सहायता से और भी अधिक सेवा कर सकते हैं। कहने का मतलब यूएनओ के और 2 संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन और इसी के अंतर्गत फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO फाओ और WHO यूएनओ के अंतर्गत ही काम करते हैं। यूएनओ के अंतर्गत फाओ और WHO कार्य कर रहा है। और उसके बाद आप देखेंगे जो बाल सुरक्षा के स्वयंसेवी संगठन हैं, बाल सुरक्षा के स्वयंसेवी संगठन कस्तूरबा गांधी ट्रस्ट, 2 हम देख लिए, 2 में कौन देखे, 3 देख लिए। बाल सुरक्षा के स्वयंसेवी संगठन, अच्छा 1 मिनट, बाल सुरक्षा के स्वयंसेवी संगठन के अंतर्गत भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी देख लिए, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड देख लिए। अब हम बात कर रहे हैं कस्तूरबा गांधी ट्रस्ट की बात कर रहे हैं। कस्तूरबा गांधी ट्रस्ट ये क्या है? कई शहरों में छोटे छोटे स्वयंसेवी संगठन है जो माताओं एवं बच्चों की पूर्व प्रसव एवं प्रसवकालीन, मतलब प्रसव के पूर्व और प्रसव के समय तथा उत्तर प्रसव आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। मतलब प्रसव के बाद, प्रसव के पहले, प्रसव के टाइम, प्रसव के बाद आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। यह ट्रस्ट इस कार्य में महत्वपूर्ण भाग लेता है। कौन? कस्तूरबा गांधी ट्रस्ट। बाधित बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था, महत्वपूर्ण भाग जो लेता है वो कौन कौन लेता है? कस्तूरबा गांधी ट्रस्ट। बाधित बच्चों की शिक्षा व्यवस्था मतलब जिन बच्चों में कोई समस्याएं होती हैं, कोई बाधा होती है, बाधित बच्चों की शिक्षा व्यवस्था, इस प्रकार की व्यवस्था धनी व्यक्तियों के द्वारा की जाती है। वे इस क्षेत्र में सेवा कार्य करके उच्च समाज सेवा का कार्य संपादित करते हैं। ये एक ट्रस्ट होता है। ट्रस्ट में कस्तूरबा गांधी ट्रस्ट के अंतर्गत इन बच्चों की व्यवस्था की जाती है। शहरों में बाल सुरक्षा संबंधी सहायता, तो ये जो है धनी व्यक्तियों के द्वारा की जाती है। जैसे इस ट्रस्ट में धनी व्यक्ति अपना क्या करते हैं? योगदान देते हैं, अपने धन को दान देते हैं। किसके लिए? जो बच्चे होते हैं अनाथ, जो विकलांग, जो बाधित, कोई भी समस्या होती है, जो आँख कान नाक किसी भी चीज़ से समस्या होती है, बाधित बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था, कोई भी बच्चों के साथ बाधा हो, जैसे यहाँ पे देखो लिखा गया, इस प्रकार की व्यवस्था धनी व्यक्तियों के द्वारा की जाती है। वे इस क्षेत्र में सेवा कार्य करके उच्च समाज सेवा का कार्य संपादित करते हैं। अपना धन देकर, पैसा देकर समाज सेवा करते हैं। इसमें अंधे, अपंग तथा बहरे बालकों को शिक्षा प्रदान की जाती है। अपंग हों, अंधे हों, बहरे हों, तो इन्हीं को शिक्षा दी जाती है। धनी व्यक्तियों द्वारा ऐसी समस्याएं बनाई जाती हैं जहां इस प्रकार के बालक लाभान्वित होकर जीवन में प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। जो ऐसे बच्चे होते हैं वो धनी व्यक्तियों द्वारा इनको व्यवस्थाएं इनके लिए की जाती है, जो वो मतलब खुश भी रहें और कुछ शिक्षित हो जाए, कुछ अपने जीवन में कुछ कर पाएँ, अपने जीवन में उनको खुशी मिले। कुछ संस्थाओं में उन माताओं के बालकों को भी शिक्षा देने की व्यवस्था की जाती है जिनकी माताएं सुबह से शाम तक जीविकोपार्जन हेतु बाहर जाती हैं। इस प्रकार के बच्चों हेतु बाल स्कूलों की व्यवस्था की जाती है, जहां उनके स्वास्थ्य की ओर भी ध्यान दिया जाता है। शहरों में बाल सुरक्षा संबंधी सहायता, जो कामकाजी माता पिता होते हैं या जीविकोपार्जन के लिए काम करने जाते हैं तो माता पिता, तो उनके बच्चों को भी ऐसी यहाँ सुविधा दी जाती है।
उसके बाद बात करेंगे शहरों में बाल सुरक्षा संबंधी सहायता। विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में चिकित्सालयों तथा प्रसूति विभागों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस योजना में लगभग 1000 सहायताएं भी तब से अब तक इसकी संख्या में 8 गुना अंतर आ गया है। इसके अलावा बाल चिकित्सा विभागों में भी वृद्धि की जा रही है। बाल सुरक्षा एवं मातृ सुरक्षा दोनों एक ही हैं। बाल सुरक्षा एवं मातृ सुरक्षा दोनों एक हैं। बाल मतलब बालक की सुरक्षा या मातृ सुरक्षा, माता की सुरक्षा की जाएगी तो बालक की भी सुरक्षा होगी, बालक भी सुरक्षित रहेंगे। माँ के गर्भ में बच्चे होते हैं और वहाँ अब बाल सुरक्षा तो होता ही है। माता का कल्याण ही शिशु का कल्याण है। अगर माता का कल्याण होगा तो शिशु का कल्याण अपने आप ही हो जाएगा। अतः मातृ बाल कल्याण केंद्रों की स्थापना करके माताओं को शिशुओं की सामान्य देखभाल की शिक्षा दी जाती है। इन केंद्रों में भावी माताओं को शिशुओं की सामान्य देखभाल की शिक्षा दी जाती है। इन केंद्रों में भावी माताओं को गर्भावस्था की स्थिति में निःशुल्क औषधियाँ प्रदान की जाती हैं, जिससे माता स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकें। माताओं को प्रशिक्षण दिया जाता, कुछ उनको वो कराया जाता है, अवगत कराया जाता है कुछ चीज़ों से। निःशुल्क औषधियाँ प्रदान की जाती हैं, कुछ उनको साफ सफाई के बारे में बताया जाता है, पालन पोषण के बारे में बताया जाता है, बच्चों के साथ कैसे करना है वो सब सिखाया जाता है। अब यहाँ पे प्रसव में सहयोग प्रदान करना, यहाँ पे जो जिससे माता स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सके, निःशुल्क औषधियाँ प्रदान की जाती है और कुछ देखभाल के लिए शिक्षा दी जाती है, सामान्य देखभाल की शिक्षा दी जाती है। इन केंद्रों में भावी माताओं को गर्भावस्था की स्थिति में निःशुल्क औषधियाँ प्रदान की जाती है, जिससे माता स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सके। तो क्या प्रसव में सहयोग प्रदान करना, प्रसव में सहयोग प्रदान करना। इन केंद्रों के द्वारा प्रसव में सहयोग प्रदान करना, इन केंद्रों के द्वारा प्रसव के समय समग्र काफ़ी सहयोग किया जाता है, उचित परामर्श दिया जाता है तथा प्रसव के समय अस्पतालों में शैय्या भी दी जाती है, परंतु इसके लिए गर्भवती स्त्री को पहले अपना नाम लिखाना पड़ता है। यहाँ प्रसव के लिए आई स्त्रियों को कुशल डॉक्टरों एवं नर्सों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, जिसके फलस्वरूप जच्चा तथा बच्चा दोनों ही सुरक्षित रहें। विशेष परिस्थितियों में यदि कोई महिला अस्पताल में नहीं आ सकती है तो उसके लिए प्रशिक्षित अथवा कुशल नर्सों तो दवाइयों की व्यवस्था की जाती है। तो ये था जो शहरों में बाल सुरक्षा संबंधी सहायता दी जाती है। और पंचवर्षीय योजनाएं चिकित्सालयों तथा प्रसूति विभागों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो उसके अंतर्गत ये सारे यहाँ पे पॉइंट दिए गए हैं कि प्रसव में सहयोग प्रदान करना है। इन सब समस्याओं शहरों में बाल सुरक्षा संबंधी सहायता के अंतर्गत यहाँ पे पहला प्रसव में सहयोग प्रदान करना, दूसरा प्रसव के उपरांत माता एवं शिशु की देखभाल करना, मतलब क्या देखभाल करना रहता है। उसके बाद गांव में बाल सुरक्षा के प्रयास, जो गांव में बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रयास किया जाता है। कहने का मतलब ये जो किया जा रहा है सब जगह किया जा रहा है, गांव हो या बाहर हो। उसके बाद देखो गांव में बाल सुरक्षा के प्रयास जो किए जा रहे हैं, स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत में, यहाँ से जब अगर क्वेश्चन बनता है तो यहाँ से अलग अलग पूछा जाएगा, यहाँ से इसके अंतर्गत क्वेश्चन बनेगा। गांव में बाल सुरक्षा के प्रयास कौन करता है या किसके लिए किया जाता है गांव में? तो गांव में बाल सुरक्षा के प्रयास स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व भारतवर्ष में गाँवों की स्थिति अत्यंत शोचनीय थी। गाँव में किसी भी प्रकार की चिकित्सा की सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सर्वप्रथम सरकार ने गाँवों को सुधारने का कदम उठाया। गाँव के विकास हेतु सामुदायिक खंड खोले गए, जिनके द्वारा स्वास्थ्य सुधार की शिक्षा दी गई। तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 351 खंडों को छोड़कर लगभग अन्य समस्त खंडों में, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चौथे नंबर पे, अन्य समस्त खंडों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की जा चुकी है। भविष्य में बहुत जल्दी ही अन्य खंडों में भी तत्संबंधी सुविधाएं प्रदान
की जा रही हैं। लगभग 4800 केंद्रों की स्थापना हो चुकी है। स्थापना हो चुकी है। स्थापना हो चुकी है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। ग्रामीण जनता की भी सफाई का महत्व समझकर लोगों से अपनी रक्षा कर सकें, इसकी शिक्षा भी प्रदान की जाती है। तो यहाँ पे ये देखिए, स्वास्थ्यचर, और उसके बाद ये सारे पॉइंट ऐसे, 5वां पॉइंट स्वास्थ्यचर, 6ठा पॉइंट यहाँ पे ये दिया गया है सब, इसको आप ऐसे पास करके रीड कर लीजिएगा फ्रेंड्स। ये गांव में प्रशिक्षित दाइयों की व्यवस्था करना, उसके बाद ये इतना जो है, ये इतना 6ठा पॉइंट है। 6ठे पॉइंट के अंतर्गत आ रहा है यहाँ पे, दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में रोग क्षमीकरण प्रोग्राम तथा पोषण प्रोग्राम को कार्यान्वित करने हेतु अधिकतर दाइयों की नियुक्ति की जाती है। इन दाइयों को नंबर 1, बालकों तथा माताओं के स्वास्थ्य के आधारभूत सिद्धांतों से परिचित होना चाहिए। मतलब जो दाई रहती हैं वो बालक तथा माताओं के स्वास्थ्य के आधारभूत सिद्धांतों से परिचित होना चाहिए, मतलब वो उनको नॉलेज होना चाहिए इतना। नंबर 2 पॉइंट करके है ऐसे। उसके बाद ये था 6ठा पॉइंट का कंप्लीट हो गया इतना। अब हम बात करेंगे, अब 7वां पॉइंट, ये आप पास करके इसको पढ़ लीजिएगा। सारा जो देखभाल की बात की गई, गांव में प्रशिक्षित दाइयों की व्यवस्था करना के अंतर्गत आ रहा है ये। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है 7वां पॉइंट, ये आप देख लीजिए। 7वां, स्वास्थ्य सेवक या प्रसूति सहायक। 7वां पॉइंट, स्वास्थ्य सेवक या प्रसूति सहायक। ग्रामीण क्षेत्रों के स्वास्थ्य केंद्रों में स्वास्थ्य सेवक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक केंद्र लगभग 10,000 की आबादी के लिए निर्धारित होता है। ये देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मिल गया। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मिला, यहाँ पे कितने हजार आबादी पे एक केंद्र होना चाहिए। एक केंद्र लगभग कितने आबादी पे होना चाहिए, 10,000 की आबादी पे एक केंद्र होना चाहिए। यहाँ पे मेन पॉइंट क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन बना भी है यहाँ से। दूर के क्षेत्रों में इस कार्य के लिए प्रशिक्षित दाइयों की नियुक्ति की जा रही सकती है। इनको गर्भावस्था, प्रसव पूर्व और प्रसवोत्तर देखभाल की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। बालक के पोषण संबंधी जानकारी से भी बालक के स्वास्थ्य को बनाए रखने में सहायक हो सकती है। दवाइयाँ उपकेंद्र के रिकॉर्ड को भी रखती हैं। उसके बाद 8वां पॉइंट, महिला स्वास्थ्यचर। महिला स्वास्थ्यचर की बात करेंगे थोड़ा सा हम। महिला स्वास्थ्यचर लगभग 4 उपकेंद्रों की देखभाल करती हैं। सप्ताह में कम से कम एक बार उसे निरीक्षण के लिए उपकेंद्र में जाना चाहिए। महिला स्वास्थ्यचर स्थानीय दाइयों को भी प्रशिक्षित कर सकती हैं। तो ये महिला स्वास्थ्यचर के कार्य हैं। इसके अतिरिक्त उपकेंद्र में आने वाली गर्भवती स्त्रियों को स्वास्थ्य बनाए रखने के सिद्धांतों से परिचित करा सकती हैं और को परिवार नियोजन के लिए प्रेरित कर सकती हैं। बालकों के नियमित रोग क्षमीकरण प्रोग्राम की भी वह देखभाल करती हैं और उपकेंद्र तथा केंद्र के रिकॉर्ड को ठीक प्रकार रखना उसके अनेक कर्तव्यों में से एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है। किसका? महिला स्वास्थ्यचर का। महिला स्वास्थ्यचर के कार्य पूछे जा सकते हैं। उसके बाद महिला चिकित्सा अधिकारी की बात अब की जा रही है। यहाँ पे महिला चिकित्सा अधिकारी की बात, हेल्थ गाइड के क्वेश्चन आए थे, सबको मिले थे। 21 में पूछा गया था हेल्थ गाइड, और ऑप्शन में ऐसे थे हेल्थ विजिटर्स, देखो यहाँ पे है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था, यही सबसे क्वेश्चन बना हुआ था। सबको लग रहा था नया है, कहाँ से यह क्वेश्चन आ गया, ये कहाँ से पूछ लिया गया, किस बुक से है, कहाँ से है, कौन पढ़ा था, कौन नहीं पढ़ा था। तो नयापन लग रहा था देखने में क्वेश्चन। तो देख लीजिए 9वां पॉइंट हम देख रहे हैं, महिला चिकित्सा अधिकारी। महिला चिकित्सा अधिकारी के ऊपर केंद्र के संचालन का संपूर्ण दायित्व होता है।
महिला चिकित्सा जो अधिकारी होती है उसके ऊपर केंद्र का संचालन का संपूर्ण दायित्व होता है। ये प्रसव पूर्व तथा 5 वर्षों से कम आयु के शिशुओं के लिए क्लिनिक चलाती हैं। स्वास्थ्य चरों हेल्थ विजिटर्स के कार्यों की देखभाल रखना इनका मुख्य कार्य है। इसके अलावा प्रसव के समय या बाद में होने वाले उपद्रवों की चिकित्सा का भार भी उनके ऊपर होता है। गंभीर प्रकार के उपद्रवों के लिए निकट के अस्पताल में चिकित्सा की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अलावा चिकित्सा अधिकारी को गर्भवती महिलाओं और उनके पतियों के लिए कक्षाएं लगाने की व्यवस्था की जानी चाहिए, जिन कक्षाओं में उनको गर्भावस्था की शरीर वृद्धि, माताओं के पोषण, परिवार नियोजन तथा बालक की देखभाल के विषय में प्रशिक्षित किया जाए। क्योंकि जो पुरुष और महिला होते हैं दोनों को उसके बारे में कुछ, जो महिलाओं और उनके पतियों के लिए, क्योंकि दोनों को अगर जानकारी दी जाएगी तभी सारा परिवार नियोजन और सारी जो शिशु और माता संबंधी समस्याएं हैं तभी उसका समाधान किया जा सकता है। गर्भवती महिलाओं को व्यक्तिगत स्वच्छता, ताज़ी हवा, नियमित व्यायाम, विश्राम, चूचकों या निपल्स की देखभाल, मतलब इसको बोला गया है कि यहाँ पे नियमित व्यायाम, विश्राम, आराम और निपल्स की देखभाल, दांतों की सुरक्षा, संतुलित भोजन, विशेषकर कैल्शियम, फास्फोरस, लौह और विटामिनों की महत्ता को बताना चाहिए। मतलब साफ सफाई, स्तन को साफ करना, विश्राम करना, व्यायाम करना, ताज़ी हवा में रहना, स्वच्छता, साफ सफाई, उनको सारी चीज़ों के यहाँ प्रशिक्षण दिया जाता है। विटामिनों के महत्व बताना, इसमें संदेह नहीं है कि गर्भस्थ शिशु और स्तनपायी शिशु के लिए माता का पोषण बहुत महत्वपूर्ण होता है। उपयुक्त सरकारी केंद्रों के सहयोग से देश में बढ़ती हुई मातृ शिशु मृत्यु दर को कम किया जा सकता है। उपयुक्त सरकारी केंद्रों के सहयोग से, अगर इन सारे उपयुक्त जो अभी तक आप देख चुके हैं इन सब का सहयोग होगा तब ये देश में बढ़ती हुई मातृ शिशु मृत्यु दर को कम किया जा सकता है। अन्यथा कुछ इस पर कोई और जो है इसका दवा इलाज नहीं है। बस यही है कि जो अगर इन सब व्यवस्थाएं होगी, इन सब व्यवस्थाओं को कोई ध्यान देगा, कोई अपनाएगा, तब जो है छुटकारा पाया जा सकता है मातृ एवं शिशु मृत्यु दर से। नहीं तो ये समस्या ऐसे बनी रही, क्योंकि मातृ और शिशु दर बहुत ज़्यादा था पहले, कुछ नियंत्रण पाया जा चुका है और भी व्यवस्थाएं चल ही रही हैं। तो अब हम आगे बात करेंगे फ्रेंड्स दूसरी क्लास में। हमारी 37 मिनट की क्लास हो गई, गर्भावस्था के रोग की बात करें, गर्भावस्था में कौन सी रोग होती है, यहीं से हमारी दूसरी क्लास होगी। उसके बाद देखते हैं, शायद ज़्यादा बचा नहीं होगा, ये हमारा इसके बाद की जो क्लास होगी वो एक क्लास में समाप्त कर देंगे, इसको कोशिश करेंगे। और नहीं हो पाएगा तो 2 क्लास हो जाएगी, नहीं होगा तो इसमें छोटी छोटी 2 क्लासें हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स, लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हमारा जो है हमें भी प्रेरित कीजिए, तब हम आपको ऐसे ही कंटेंट देते रहेंगे। गर्भावस्था के रोग के बारे में देखेंगे अब हम, तो यहीं से हमारी दूसरी क्लास रहेंगी फ्रेंड्स। धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।